नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए जो आपका कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए आज ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है भैया, तो जिनको एसएससी जीडी या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है, ये टोटल 21 वीडियो इस सीरीज के अंतर्गत आने वाली है, तो सभी को अटेंड कीजिएगा। आपको अधिक से अधिक फायदा जो है एग्जाम में मिल जाएगी। दोस्तों, फिर से बता दूं कि जो बच्चे 57 वीडियो की सीरीज जो हमने चलाया था, जिसे सकुशल पूरा कर लिया गया है, तो ये सीरीज अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है मार्केट में, है ना। आपको हो सकता है कि पढ़ने में कहीं ज़्यादा मज़ा आता होगा, लेकिन एग्जाम में मज़ा ये 57 सीरीज जरूर देगी आपको। जैसे कि अभी आपने 2-3 एग्जाम देखा होगा जहाँ पे इसकी जो है फ़ायदा दिख गए होंगे आपको। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी अगर आप आने वाले समय में कोई सा भी एग्जाम दो भैया, ठीक है, जहाँ जीके जीएस आता हो, है ना, तो कम से कम 70-75% से अधिक, और अगर एसएससी की एग्जाम है तो 80% से अधिक जो है आपको हेल्प ये 57 सीरीज मात्र से मिल जाएगी। तो ये पहले कर लें, तब ये सीरीज ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर इन सभी सीरीज की आप पीडीएफ चाहते हैं, 57 का, 21 का, टॉपिक वाइज, है ना, ये सभी के सभी पीडीएफ चाहिए तो इकट्ठा भी अवेलेबल है एक स्कीम के थ्रू 40 रुपये के अंदर। अलग अलग लेना है तो 25-25 रुपये में आपका 57 प्लस टॉपिक वाइज प्लस एनालिसिस मिल जाएगा, और 25 में ही 21 प्लस टॉपिक वाइज और प्लस एनालिसिस मिल जाएगा। तो या तो 57 वाला लीजिए या 21 वाला, या फिर दोनों लेंगे तो मात्र 40 रुपये। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। देखिए, ये जो 50 हम तो कहेंगे कॉम्बो ले लो, है ना। 57 पढ़ने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो और ज़्यादा निखर जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में बनाए गए एक्ट तथा अधिनियमों का उनका मुख्य सुधार परिवर्तन के साथ मिलान कीजिए। मैच द एक्ट्स एंड रेगुलेशन मेड द ब्रिटिश इंडिया विद देयर मेन रिफॉर्म्स चेंज। तो भाई, जो एक्ट बनाए गए उसके तहत क्या नया लाया गया था, क्या कानून बनाया गया था, किस चीज में सुधार किया गया था, आपको मैच करना है। यहाँ पे वेल मैच्ड नहीं है क्योंकि आंसर आपको नीचे यहाँ पे अलग से दिया गया है। अब आते हैं, पहला हमारा इस कड़ी में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या होती है ना, जो इसके तहत जो सबसे मेन कृत्य हुआ था, ये कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। तो यहाँ से हम एक के साथ हम दो को लेकर के चलेंगे। देखिए, कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट है, इससे कई प्रकार के आपके प्रश्न बन जाते हैं। एक एक बात पे ध्यान रखेंगे, पीडीएफ बोलता नहीं है, इसीलिए वीडियो देखना जरूरी है। कोलकाता की एक सुप्रीम कोर्ट जो हुई, उससे कई आपके प्रश्न आते हैं कि इंडिया में पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था, तो आंसर है कोलकाता। भाई, आजादी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बना है, ये तो दिल्ली में 1950 में न बना है ना। इसकी बात नहीं हो रही है, पहले की बात हो रही है। तो ये कोलकाता में हुई थी। आपसे पूछा जाता है कि कोलकाता में कहां पर सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, तो आपका आंसर होता है फोर्ट विलियम में। कहां पे? फोर्ट विलियम के अंदर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का गठन कोलकाता के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू 1774 में करे गए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे ईस्वी तो 1773 मत बता देना, 1774। ये एक्ट भले इसमें काम कर रहा है, लेकिन स्थापना हुआ था 1774 में। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था कि जैसे आप जानते हैं कि आजकल अपने पास आर्टिकल 50 है, जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथकीकरण करता है। ठीक है, ये सब चीज का जो जन्म है ना संविधान के अंदर जो है, वो पहले के ही समय से लिया गया। हालांकि परिवर्तन करके लिए गए हैं, संशोधित करके लिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजारोपण पहले ही हो चुका था बहुत सारे चीजों का। ठीक है भाई, तो ये जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इसके तहत क्या हुआ, व्यापारिक और राजनीतिक जो कृत है या फिर ढांचा कहिए कंपनी का, कौन से कंपनी भैया, इंडिया में कौन सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसको जो है पृथक कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। पहले मिली जुली हुआ करता था। उसी प्रकार से आप आजकल आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 50, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया, ताकि शासन व्यवस्था को जो है बिना दखल अंदाजी के चलाया जा सके, एक बढ़िया वे में और प्रॉपर जजमेंट तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा तीसरा जो हमारा चार्टर एक्ट 1853 है ना, इसके तहत क्या हुआ था, चार्टर
चार्टर एक्ट 1853 के तहत क्या हुआ था, तो इसके तहत भारत के लिए एक विधानमंडल की जो है व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये सी के साथ हम चले जाएंगे ए वाले के पास। इसके अलावा लास्ट में बचता है डी, और जो डी बचता है और जो रेस्ट बच गया उसको मिला देंगे। वैसे भी एग्जाम में यही तरीके हैं, पढ़ना नहीं, वहाँ टाइम नहीं देना है, फिलहाल यहाँ सीखना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 में जो भीषण विद्रोह हुआ था, जिसे हम सिपाही विद्रोह या सिपाही गदर कहते हैं, जो 10 मई 1857 को जो है मेरठ से है ना ज्वाला इसका जो है भड़का था, यानी स्टार्ट हुआ था बड़े पैमाने पे। इसकी कारण अगर आपसे पूछता है तो चर्बी वाला कारतूस होता है 1857 के विद्रोह का, है ना। मंगल पांडे सब जो है इसमें अहम रोल निभाए थे, है ना। इनके अलावा इस समय जो अंग्रेज गवर्नर थे ये कैनिंग थे। उसी विद्रोह के बाद जो गवर्नर की पोस्ट है ये बदल के वायसराय की पोस्ट हो गया इंडिया में, और कैनिंग जो है पहला वायसराय बना था। तो जो 1857 का विद्रोह है इसकी जो सबसे बड़ी परिणाम है, वैसे तो बहुत सारे परिणाम है, क्योंकि आप जानते हैं कि भूखा शेर जो है और ज़्यादा खूंखार हो जाता है। अगर आप मान लीजिए थोड़ा कमज़ोर हैं, आप जो है थोड़ा कमज़ोर है, आप थोड़ा जो है आपका बॉस है कोई, ये कोई बॉस है और बॉस से आपने जंग छेड़ दिया, अगर मान लीजिए आपकी हार हो गई तो बॉस और ज्यादा खूंखार हो जाता है, जीत हो गई तो बल्ले बल्ले, है ना। तो उसी प्रकार से क्या हो गया कि हम लोग प्रयास तो किए लेकिन हमारी तो हो गई हार, जीत गया अंग्रेज, है ना, तो और ज्यादा खूंखार हो गए। तो स्ट्रिक्ट बनने के लिए जो यहाँ के शासन व्यवस्था था, है ना, कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं संभलेगा, इन लोगों का जो है चढ़ाई कर दी, ये लोग तो कल भी कर सकते हैं चढ़ाई, इसीलिए यहाँ की जो शासन व्यवस्था है ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हस्तांतरित हो गई। तो डी का जो है ये आपका 3 में चला जाएगा कि भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हस्तांतरित हो गई। आई होप मजा आया होगा, समझ गए होंगे। इसके अलावा ये आंसर दिया गया है जो पहले में मैंने मिला दिया। इसके अलावा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, बता दिए हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, मारिए एक बार ताली जोर से, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया भैया कि पिट्स इंडिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुआ था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये क्या था भाई, ये क्या, इसके तहत कई सारे काम हुए हैं। और अगर आपसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछ ले, है ना, कि संविधान में अधिकांश तथ्यों को कहां से लिया गया है, तो किसी देश के नाम ना टिक करके भारत सरकार अधिनियम 1935 टिक करना है आपको। ये संविधान में आप कह सकते हैं कि जेरॉक्स कॉपी है ना। अधिकांश चीज को, लगभग 60% चीज को यहीं से ग्रहण किया गया, हालांकि उसमें संशोधन किए गए हैं, एज इट इज नहीं है, लेकिन लिया यहीं से गया है, ठीक है भैया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसके द्वारा क्या क्या हुआ, तो बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। पहले जो म्यांमार है ये भारत के ही अंग हुआ करता था, आज के पहले बर्मा, आजकल म्यांमार उसके नाम हो गए हैं, ठीक है। और म्यांमार भारत के यहाँ पर है, यहाँ पर ही। इसके अलावा वर्तमान में जो आपका संघ सूची है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये हुई है 1935 से। तो अगर ऐसा नहीं कि कभी आपसे पूछ दिया कि ये संवर्ती सूची किस देश से लिया गया है या फिर संघ की व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो 1935 एग्जाम में नहीं खोजने लगना, हो सकता है कि ऑप्शन में ना हो 1935, ठीक है भाई। एक एक चीज को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि इन तीनों सूचियों की जन्म कहां से हुआ था, किस अधिनियम से, तो 1935 अधिनियम से। लेकिन अगर पार्टिकुलर देश देके पूछ रहा है तो ये संवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और संघवाद की व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये दोनों बात अलग से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, है ना। प्रांत में पहले द्वैध शासन लगा दिए थे। पहले प्रांत किसको बोलते थे, पहले अखंड भारत में कई सारे प्रांत हुआ करता था अंग्रेजों के लिहाज से, और आप तो जानते ही हैं कि आजादी के बाद भी कितने सारे देशी रियासत थे। अगर एक में नहीं मिलाया जाता तो आज एक इंडिया नहीं, आज लगभग 560 इंडिया होते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है भैया। आप तो भारत के ही है ना। तो ये जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, इसको समाप्त किया गया 1935 अधिनियम के तहत, और यही व्यवस्था सेम अप्लाई कर दिया गया सेंट्रल पर, है ना। केंद्र में जो है अब जो है द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांत में समाप्त कर दिया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड फॉर द ईयर 2023। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2023 जो है योगी आदित्यनाथ साहब को दिए गए हैं। अब योगी आदित्यनाथ
नाथ साहब को कौन नहीं जानते। भीमराव अंबेडकर सम्मान महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, नोट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। ये महाराष्ट्र सरकार की सम्मान है, भीमराव अंबेडकर सम्मान, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2022 के लिए यह पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। मेरे ख्याल से बजरंगी भाईजान में जो आपका एक लड़की है जो खो जाती है, वही है हर्षाली मल्होत्रा, उन्हीं को दिया गया था 2022 में, ठीक है। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इंपोर्टेंट पुरस्कार होती है, देशी पुरस्कार है और वीर सपूत के नाम पे है, तो ये जरूर पूछे जाते हैं। आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है किसी अच्छी कृत्य के लिए एक तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है और एक आपका संस्थागत रूप से दिया जाता है। संस्थागत मतलब किसी संस्था को भी दिया जाता है और व्यक्ति को भी दिया जाता है, जैसे विनोद शर्मा को दिया गया था, ठीक है। तो ये 2023 वाला हम बात करेंगे, तो 2023 वाला जो है ये उड़ीसा के आपदा प्रबंधन को दिया गया है और लुंगलई फायर स्टेशन जो मिजोरम के अंदर है उनको दिया गया है। तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जहां से पूछा जाएगा कि लुंगलई फायर स्टेशन कहां है, क्योंकि ये चर्च का विषय बना है। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस साहब हैं, इनके जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाते हैं, जरूर ध्यान रखेंगे। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में आशा भोसले को दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था, आंसर भी है ना। ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है आपके उद्धव ठाकरे, तीसरा ऑप्शन है आपका आशा पारेख, ये तीन ही ऑप्शन है। चलिए हल्का कर दिए थोड़ा। इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड 2023 जो भारत को लिए मिला है, ये नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है, जो RRR फिल्म के जो है आपके सॉन्ग है, इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। MM किरवानी की सॉन्ग है, ये बात ध्यान रखेंगे, MTS में करीब 5-6 बार पूछा गया कि ये किसके सॉन्ग है, तो MM किरवानी के सॉन्ग है, ठीक है भैया। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड भी 2023 में भारत ने जीत के लाया है। कौन जीता है ग्रैमी अवार्ड? रिकी केज ने जीता है। कौन जीता है? रिकी केज ने जीता है ग्रैमी अवार्ड। देखिए रिकी केज जो है 2023 में भी जीते ग्रैमी और 2022 में भी जीते ग्रैमी, है ना, और 2015 में भी जीते हैं ग्रैमी, तो 3 बार ग्रैमी जीत चुके हैं रिकी केज, है ना। ये साउथ के रहने वाले हैं, चेन्नई के, है ना। तो ये जो ग्रैमी अवार्ड जीते हैं रिकी केज, तो इनका जो कृत्य है उनका नाम है डिवाइन टाइड्स। क्या नाम है? डिवाइन टाइड्स, डिवाइन टाइड्स नाम है इनके लिए, इनको जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया। पहली बार ग्रैमी अवार्ड इंडिया में 1968 में जीता गया था पंडित रविशंकर साहब के द्वारा, और पंडित रविशंकर साहब जो है अनुष्का शंकर के पिताजी हैं, जो सितार प्ले करते थे, जिन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलते हैं आगे। अगला हमारा असम वैभव पुरस्कार इस बार का जो मिला है करंट वाला, ये डॉक्टर तपन शौकिया को दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है कि लेयुवत फैजाक किस राज्य की प्रमुख जनजातीय नृत्य है ना। लेयुवत फैजाक इज द मेन ट्राइबल डांस ऑफ व्हिच स्टेट, तो ये जो डांस है ऐसा नाम है लेयुवत फैजाक, तो ये आपका मणिपुर में करी जाती है। कहाँ करी जाती है? मणिपुर के अंदर करी जाती है। यह नृत्य मणिपुर में तांगखुल समुदाय के द्वारा किया जाता है। तांगखुल समुदाय के द्वारा, तांगखुल समुदाय के द्वारा जो है मणिपुर में ये नृत्य को जो है फिल्माया, मतलब किया जाता है। इसके अलावा मणिपुर में प्रसिद्ध नृत्य और है पुंगचोलम। पुंगचोलम में आपने देखा होगा इस प्रकार का ढोल रहता है, ढोल बजाते हैं इस प्रकार से, ढोल इस प्रकार से होते हैं ना, है ना, ये ढोल हो गए, तो ये ढोल बजाते हैं पुंगचोलम के अंदर, है ना। इसे क्या कहते हैं? इसी पुंगचोलम नृत्य को आप ड्रम गर्जना नृत्य भी कहते हैं, या फिर इसे मणिपुरी नृत्य की आत्मा माना गया है। मणिपुरी नृत्य शैली की आत्मा पुंगचोलम को ही कहा जाता है, जिसे ड्रम गर्जना नृत्य भी कहा जाता है, जो मणिपुर में लोकप्रिय नृत्यों में से है। वैसे जो आपका जो शास्त्रीय नृत्य है ये अलग से मणिपुरी नृत्य है, ये नाम के ऊपर है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाद बाकी फोक डांस में पुंगचोलम और आपका जो है ल्यूवत फेजाक भी याद रखना है। इसके अलावा मणिपुर के अन्य कुछ प्रमुख नृत्य में आ जाएंगे तो थांगटा, ये थांगटा युद्ध संबंधी नृत्य है, इसे मार्शल आर्ट फॉर्म का दर्जा दिया गया है। एक थबल चोंगवा नृत्य होता है जो याओ सांग फेस्टिवल के अवसर पे आपका मणिपुर में होता है, होली के समय, मतलब होली के जैसा है याओ सांग फेस्टिवल, मणिपुरिया होली कहते हैं इसे। मेबी जोगई ये भी एक नृत्य का नाम है जो मणिपुर में होती है। और रासलीला, रासलीला में स्टार लगा लीजिएगा, रासलीला मणिपुर में भी होती है, रासलीला उत्तर प्रदेश में भी होती है, रासलीला गुजरात में भी होती है। तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है ना, अगला अच्छा, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जब
जब भी आपको एग्जाम में पकड़ना हो कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की कैरेक्टर कौन से होंगे, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है कि एक तो सिंह सरनेम होंगे, जैसे नल कुमार सिंह, आतम सिंह, सोनरिक सिंह, गोपाल कुमार सिंह, है ना। इसके अलावा जो झावेरी बहनें हैं, जो नैना, दर्शना, सुनैना, तो ये जो सरनेम है झावेरी और सिंह, ये आपका मणिपुरी नृत्य करते हैं ज्यादातर केस में, ठीक है भैया। इसके अलावा जो मणिपुरी लेडी नृत्य है, जो लेडी है जो नृत्य करती हैं, ये आपका कलावती देवी, ये आपका बिंबावती देवी, ये आपका है चारू माथुर। तो इन तीनों लेडीज को और भी ध्यान अच्छे से रखेंगे। बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? व्हाट डज अ येलो कार्ड इंडिकेट्स इन बैडमिंटन? तो ये कदाचार सिद्ध हेतु चेतावनी। जैसे आप खतरा की सिग्नल ही देखते हैं तो कैसा होता है? लाल होता है ना, है ना। लाल के ऊपर क्या रहता है? पीला, और सबसे ऊपर क्या रहता है? ग्रीन। मैं रेलवे की तरफ से बात करूंगा चूंकि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं। अगर आप रोड लाइट में देखेंगे तो हरा जो है नीचे रहता है और लाल जो है ऊपर रहता है, लेकिन रेलवे के सिग्नल में देखेंगे तो हरा ऊपर रहता है, लाल नीचे रहता है, ठीक है। ये विशेष मतलब इसलिए बनाया गया है कि रोड पे ऊपर भी देखना होता है, ठीक है। लेकिन जो रेल रहती है उसको जो है एकदम मतलब ड्राइवर को टू द पॉइंट दिखे, इसीलिए लाल जो है नीचे, क्योंकि लाल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आगे खतरा होती है ना भैया। तो ये जो है लाल खतरा के लिए है। तो यहाँ पे जो पीला कार्ड होते हैं बैडमिंटन में, पीला कार्ड, लाल कार्ड और काला कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जो पीला होता है ये कदाचार हेतु चेतावनी दी जाती है कि तुम्हारा जो है इस प्रकार का नहीं चलेगा, तुम्हें हम देख रहे हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा जो 3 कार्ड है इनके अलग अलग फंक्शन देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले पीला कार्ड, लाल कार्ड और काला कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। जहां पीला कार्ड का मतलब चेतावनी से है, वहीं लाल कार्ड का मतलब है कि कदाचार के लिए दोष, तथा काला कार्ड का मतलब है कि कदाचार अब सिद्ध हो गया है, अब तुम्हें जो है अयोग्य घोषित किया जाएगा या फिर पनिश मिलेगा। ये किस में है भाई? तो ये है आपका बैडमिंटन के अंदर। इसके अलावा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई थी? 1934 में करी गई थी BAI की स्थापना। अगर कल हो के आपसे ये पूछ ले कि किस राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले, है ना, जो BAI के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो हेमंत बिश्व शर्मा, जो आपका कहाँ असम के CM है, तो ये BAI में अध्यक्षता भी संभाले। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा SAI, है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं कहेगा, वो सेल है, SAIL है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस प्रकार से है। और ये SAI साई है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना भैया। ये एक भारतीय खेल प्राधिकरण है, ये 1984 में स्थापित किए गए थे। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, दोनों खेल से है, बाय और साई, है ना। इसके अलावा बैडमिंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता हुआ था, पहला ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 1899 में कराई गई थी। तो ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा थॉमस कप, उबेर कप, पुरुष का और महिला का, पुरुष का थॉमस कप और उबेर कप महिला का बैडमिंटन की मेजर जो है प्रतियोगिता है। थॉमस कप 2022 में भारत जीते थे इंडोनेशिया को हरा के पहली बार। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसके द्वारा लिखी गई एक वृत्तांत है ना। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन इज एन अकाउंट रिटेन बाय हुम? तो नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया है ना, एन अननोन इंडियन, ठीक है। इसके अलावा ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है भाई? E.M. फोस्टर। कहाँ गया दादा? E.M. फोस्टर है ए पैसेज टू इंडिया के लेखक। लेकिन ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी है ना। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इंडिया वाला है तो विदेशी लेखक है, इंग्लैंड वाला है तो देसी लेखक है। भाई नीरज नाम से लग रहा है ना कि ये देसी बंदा होंगे, है ना। तो नीरज चौधरी इंग्लैंड वाला है, ए पैसेज टू इंग्लैंड। ए पैसेज टू इंडिया ये लिखे हैं E.M. फोस्टर, विदेशी राइटर, ठीक है। इसके अलावा द सैटनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रेन, विक्ट्री सिटी, जोसेफ एंटोन ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो ये है आपके कौन है? सलमान
सलमान रुश्दी। तो इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। आजकल जिस भी किताब में ये मेमोयर शब्द लग जाती है ना, ये किताब ज्यादा पूछी जाती है। जैसे अभी आपने देखा अनफिनिश्ड ए मेमोयर, अनफिनिश्ड ए मेमोयर, तो ये किसके किताब है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर। तो ये आपका है प्रियंका चोपड़ा का। तो इस प्रकार से ये भी एक किताब का नाम है जोसेफ एंटोन ए मेमोयर। ये किसके हैं भाई? सलमान रश्दी के। तो ये दोनों बात जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा द शैडोलैंड्स, द लिविंग माउंटेन, रिवर ऑफ स्मोक, रिवर ऑफ स्मोक, जंगलनामा अमिताभ घोष की प्रमुख पुस्तक है। अमिताभ घोष की कई सारे आपने टीवी वगैरह पे प्रोग्राम भी देखे होंगे, है ना। तो ये जो है आपके अमिताभ घोष के प्रमुख पुस्तक है द शैडोलैंड्स, द लिविंग माउंटेन, रिवर ऑफ स्मोक, जंगलनामा। मैंने नामा वाला क्वेश्चन को एक ही साथ करवा दिया था सभी बुक को जो है। एक कोई बच्चे हैं जो यूपी के कोई फॉर्म आया है आजकल में, उनके लिए क्लास कराने की बात कहती है। मैं देखूंगा, टाइम निकालूंगा, है ना, अगर टाइम रहा तो जरूर करा दूंगा। ये जंगलनामा हो गया, एक आपका बाबरनामा हो गया, एक आपका अकबरनामा हो गया, एक आपका शाहनामा हो गया, और कोई नामा है क्या भाई? एक आपका हुमायूं नामा हो गया। तो ये जो भी नामा है, ये नामा भी आपके एग्जाम में आ जाता है। देखिए बाबरनामा तो बाबर ही लिखे, अकबरनामा अबुल फजल लिखे, शाहनामा फिरदौसी लिखे, हुमायूं नामा गुलबदन लिखे, और जंगल नामा जो है अमिताभ घोष लिखे। तो ये पांचों छह जो नामा है एक ही साथ याद रखें तो ज्यादा बेटर है। ए सुटेबल बॉय और ए सुटेबल गर्ल, गोल्डन गेट, ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। इतिहास गवाह है कि विक्रम सेठ की जब भी पुस्तक पूछा गया है तो सबसे अधिक बार ए सुटेबल बॉय ही पूछा गया है। आने वाले समय में सुटेबल गर्ल भी पूछे तो आंसर सेम ही होगा। ये पैसेज टू इंडिया के लेखक बता ही दिए थे। और एक किताब का नाम है अनसुटेबल बॉय, ठीक है, अनसुटेबल बॉय, है ना। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछते हैं तो ये करण जौहर का है अनसुटेबल, है ना, नकारा टाइप से। इसके अलावा वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी तथा उससे संबंधित खेल का मिलान कीजिए। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार जो है टोटल 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंसी रखती है आपके एग्जाम के लिहाज से कि किसको किस खेल में मिला है। तो एक दिन में तो याद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है चेहरा जो है याद कर लेना है। जैसे आप जो है इशारों में बात समझ जाते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन की बात भी समझिए। जो 25 है आप आज 2 आज 4 ऐसा 2 4 10 बार 20 बार देखेंगे तो पक्का ही याद हो जाएगा। कोई बड़ी तोप तो है नहीं, तो याद कर लीजिएगा तो 2 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स हो सकते हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे मैं 4 आदमी का नाम रखा हूँ जो 4 सेक्टर से जुड़े हुए हैं। सुश्री सरिता, ये सुश्री सरिता है। संजय स्वप्निल पाटिल है, ये ज्यादा VVI रहेगा, एक बार पूछा भी जा चुका है। ओम प्रकाश मिठारवाल, ये भी पूछा जा चुका है। अविनाश मुकुंद सेवल नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो सुश्री सरिता जो है ये आपकी कुश्ती में चले जाएंगे। कुश्ती में देखिए मैंने आपको बता देना है कि जो ये कुश्ती में होती है ना, ये कुश्ती में सीधा सीधा नाम ज्यादा होता है। सरिता, सविता, अंशु, इस प्रकार से नाम होते हैं जी। एकदम मतलब छोटा एकदम सीधा सीधा नाम होते हैं कुश्ती में, है ना। अब आपने देखा होगा फोगाट बहने को, है ना, इस प्रकार से। तो आपने मिला लेना है ये कुश्ती के अंदर। संजय स्वप्न पाटिल ये पैरा से संबंधित है, पैरा तैराकी से संबंधित है जी, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पैरा तैराकी में किसे अर्जुन अवार्ड 2022 दिया गया था। MTS के सेकेंड लास्ट डे यानी 13 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ओम प्रकाश मिठारवाल, फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट था। ओम प्रकाश मिठारवाल ये क्या खेलते हैं भाई? ओम प्रकाश मिठारवाल तो ये खेलते हैं जी शूटिंग। इसके अलावा एक को बच गया एथलेटिक्स, तो अविनाश मुकुंद सेवल को जो है एथलेटिक्स की तरफ ले जाएंगे। देखिए अब ये जो पुरस्कार होते हैं स्टैटिक्स फॉर्म में आपसे पूछता है कि ये कब कब स्टार्ट हुआ था। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। 2022 के लिए 25 जन को दिए गए, तो ये बात ध्यान रखेंगे। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। 2022 में यह पुरस्कार शरद कमल सिंगल पर्सन को दिया गया, है ना। अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। यह खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है। 2022 के लिए यह जो है 7 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें 4 रेगुलर श्रेणी के हैं और 3 आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट है। लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिनेश जवाहरलाल भी है जो क्रिकेट से संबंधित है।
है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1984 में भारत सरकार ने हैदराबाद को किस कोड के नाम से विलय किया था? विथ व्हिच कोड नेम डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्ज हैदराबाद इन 1948? तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, क्योंकि जानते हैं कि निजाम जो है सीधे सीधे जो है मतलब इंडिया में नहीं मिलना चाहा, अपनी रियासत के साथ ही रहना चाहा, तो फिर एक हथकंडा अपनाया गया ऑपरेशन पोलो। ये एक सैन्य जो है आपका कार्रवाई था जिसमें सशस्त्र कार्रवाई किए गए थे। तो फिर बाद में जो है आपका निजाम ने कहा कि हाँ ठीक है हम मिल जाएंगे, तो मिल गया था। अब हाल फिलहाल के कुछ ऑपरेशन देखते हैं जो हाल फिलहाल में आए। करंट सेक्शन के ऑपरेशन है आपके सामने 4 गो, ये आपके एग्जाम में आएगा 1 गो, है ना, तो इसे जो है आप इसे VVI कर लेंगे ये चारों ऑपरेशन को दादा, ठीक है भाई। पहला ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन गंगा, ये हालांकि पुराना हो चुका है लेकिन उतने पुराना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। तो ऑपरेशन गंगा जो है जब यूक्रेन और रूस के जो युद्ध अपने टॉप प्रायोरिटी पे थी, तभी जो है जो वो यहाँ के जो बच्चे हैं या फिर जो पढ़ने के लिए गए थे या फिर किसी अन्य पर्पस से जो यूक्रेन में रह रहे थे, उनको जो है ससुरक्षित इंडिया वापस लाने के लिए जो मुहिम चलाई गई भारत सरकार की तरफ से, इसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन दोस्त है, ये क्या हुआ था कि जो सीरिया में जो भूकंप आया था, अभी अभी जो लीबिया में भूकंप आया है, ये देखने लायक है दोस्तों, कितने हजार आदमी जो है दफन हो गए हैं। भूकंप नहीं, समुद्री लहर से जो है बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा वहां पे, है ना। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं ऑपरेशन दोस्त जो है ये सीरिया में जो भूकंप आए थे, उन भूकंप पीड़ितों को लिए जो है आपका मेडिकल फैसिलिटी हो या फिर अन्य फैसिलिटी जो भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया गया, इसे ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया। ऑपरेशन कावेरी, ये क्या हुआ है कि सूडान के अंदर जो भारतीय नागरिक हैं उनको सकुशल इंडिया लाने के लिए जो मुहिम चलाई गई, उससे ऑपरेशन कावेरी। इसके अलावा अभी अभी ये स्कीम चली है म्यांमार की सहायता के लिए, 2023 में ऑपरेशन करुणा चलाया गया है। वहाँ पे जो है म्यांमार में तूफान पीड़ित वगैरह लोगों को जो है प्रोत्साहन मतलब मदद दिया जाएगा इस वाली स्कीम से, करुणा से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जैसे आपकी जानते हैं कि जो भाई आप हर पुस्तकालय को तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, जो जनहित के हैं, जो देश हित की चीजों को सुरक्षित रखा है ना, ऐसे चीजों को जरूर पूछेगा एग्जाम में। एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लोकेटेड? तो ये नई दिल्ली के अंदर है ना। इनके अलावा इस पुस्तकालय में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के संबंधी को तथ्यों को जो है सुरक्षित रखा गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पहले ये बहुत पूछता था, बहुत दिन से एग्जाम में आया नहीं फिलहाल, तो ये आपके पटना में है। इसके अलावा सन्मुखम सार्वजनिक हॉल, ये कहाँ पे है? ये मुंबई के अंदर है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। और अभी अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर इसी वीडियो में 2 देखे थे कि भाई इस बार का जो है भीमराव अंबेडकर पुरस्कार जो है 2023 वाला योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, तो ये इसी सन्मुखम हॉल में जो है दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सन्मुखम, ये सन्मुखम शेट्टी जो है मतलब आदमी का भी नाम है, सन्मुखम शेट्टी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सन्मुखम शेट्टी। और गणतंत्र भारत की प्रथम बजट जो है आपका पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जॉन मथाई जो है ये गणतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश किए थे और सन्मुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश किए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फिर से, सन्मुखम सार्वजनिक हॉल कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है ना। मीनाताई ठाकरे हॉल, ये भी आपसे पूछा जाता है, मीनाताई ठाकरे हॉल ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका जो है कहाँ पे हो गए? तो ये आपका मुंबई के अंदर है, मीनाताई ठाकरे हॉल, ठीक है। देखिए एक डीवाई पाटिल के नाम से मुंबई में बहुत सारे चीज है, तो जब भी डीवाई पाटिल से कुछ भी पूछे, जैसे डीवाई पाटिल स्टेडियम आपने नाम सुना होगा, अभी डीवाई पाटिल जो है एयरपोर्ट बन रहे हैं नई मुंबई के अंदर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। शांति निकेतन कहाँ पे है? कोलकाता में है। कौन बसाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने बसाए थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने। हालांकि इसकी जो मतलब पहले से जो नींव है ये इनके पिताजी के समय से ही था, लेकिन बसाने का श्रेय रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है जो कोलकाता के अंदर है, और अभी अभी जो है यूनेस्को में इसे 41वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत योजना की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज द प्रधानमंत्री अमृत योजना स्टार्टेड? 2015 ईस्वी के अंदर किया गया था। इस योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम में आता है कि अमृत का क्या होता है? अमृत, इस प्रकार से RUT लिखा जाता है, ठीक है, अमृत, है ना। तो इस प्रकार से योजना जो है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, इस प्रकार से इसका जो है आपका
फुल फॉर्म है। यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का बदला हुआ नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी और इस योजना में क्या किया जाता था ये तो आप भी जानते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में क्या होती है कि प्रशिक्षण दिया जाता है और ये किस मंत्रालय के अधीन है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंदर जो है प्रधानमंत्री कौशल योजना कार्यरत है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये इंपॉर्टेंट है, मुद्रा वाला है ना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत भी 2015 में ही की गई थी, है ना। तो ये क्या करता है कि लोन मुहैया कराता है, लोन मुहैया कराता है। तो इसमें लोन के 3 स्कीम है, राम श्याम और मोहन है, मजाक किए हैं। तो जो सबसे नीचे वाला है ना इसे शिशु वाला स्कीम कहते हैं। तो इसमें आपको 50,000 तक मैक्सिमम लोन मिलेगा। एक आपका बीच वाला है स्कीम, तो इसे कहते हैं किशोर वर्ग। तो किशोर वर्ग में जो है, किशोर वर्ग में आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक की लोन मिल सकती है। और एक आपका है तरुण, तरुण मतलब युवा से, युवा मतलब है ना, युवा मतलब किशोर से ऊपर वाला अवस्था। तो इसमें जो है आपका 10 लाख तक मैक्सिमम लोन मिल सकती है। तो ये 3 प्रकार के लोन देते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं कि मुद्रा योजना में कितनी प्रकार की लोन की जो है स्कीम है। इसके अलावा प्रसिद्ध रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इन व्हिच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज द फेमस रूमी दरवाजा लोकेटेड? तो ये आपका लखनऊ में है। रूमी दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था? तो आसिफ उद्दौला। कब करवाए थे? 1784 में, जिस वर्ष आपका पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था, ठीक है। तो इसे से याद रख सकते हैं, रूमी दरवाजा उसी साल बना था। कौन बनवाया था? आसिफ उद्दौला। कहां पे है? उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, ठीक है। भीतरगांव का मंदिर अभी पूछा गया था, वो भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। धमेक स्तूप भी उत्तर प्रदेश के बनारस में है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विजय के याद में अकबर के द्वारा बनाया गया था। लाहौरी गेट और कश्मीरी गेट ये कहां पे है? तो लाहौरी गेट और कश्मीरी गेट ये आपका लाल किला के प्रांगण में 2 अलग अलग दिशाओं की गेट है ना। जिसमें जो कश्मीरी गेट है ये उत्तर में होंगे, क्योंकि कश्मीर उत्तर में है दिल्ली के लिहाज से। तो उत्तरी गेट को कश्मीरी गेट और पश्चिमी गेट को लाहौरी गेट कहते हैं। और सबसे पहले जब देश आजाद हुआ था तो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौरी गेट पे झंडा फहराया गया था। इसके अलावा अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, जो दिल्ली के अंदर स्थित है। लौह स्तंभ जो है महरौली का लौह स्तंभ, ये भी आपके दिल्ली के अंदर स्थित है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। एक आपका जी विजय स्तंभ है, जब लौह स्तंभ आ गया तो विजय स्तंभ क्यों पीछे रहेगा? तो विजय स्तंभ जो है ये राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया है, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर स्थित है। इसके अलावा भारत में आर्थिक संकट 1991 के दौरान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। कहना चाह रहा है कि जब 1991 में देश में आर्थिक मंदी आई थी तो कौन से भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है वित्त मंत्री रहे थे उस समय? तो आप जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, है ना, ये भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष, भारत सरकार के वित्त सचिव का भारत सरकार के मतलब प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसके अलावा वित्त सचिव भारत सरकार, आरबीआई के गवर्नर, इतने सारे पोस्ट पे रहे हैं दादा, है ना। कौन? मनमोहन सिंह साहब। तो मनमोहन सिंह साहब जो है 1991 में नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री के जो है तौर पे कार्य किए थे। और नरसिम्हा राव जो है ये 9वां प्रधानमंत्री थे देश के, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव को आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टार आप देख रहे होंगे। अगर आपको आर्थिक लिहाज से पूछे या फिर ऐसे पूछे कि किस भारतीय प्रधानमंत्री को, है ना, आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है, तो पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन से थोड़ा हट के बात करता हूं, सीधे सीधे पूछता हूं कि आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर को आपको कहा जाता है आधुनिक भारत का चाणक्य। लेकिन अगर प्रधानमंत्री में पूछेगा, चूंकि अंबेडकर साहब का भी प्रधानमंत्री तो बने नहीं, है ना, तो आपका पीवी नरसिम्हा राव होगा, ठीक है। आई होप दोनों बात समझ गए। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछेगा वैसा जवाब देना है। मौलिक कर्तव्य लागू होने के समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका इंदिरा गांधी थी। आप जानते हैं कि 1976 में आपका मौलिक कर्तव्य लागू हुआ था, है ना। तो उस समय कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी 1976 में 42वां संविधान संशोधन के समय। ऐसे भी पूछा सकता है 42वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसके अलावा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय कुछ प्रमुख घटना घटे, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था भाई? 1969 में हुआ था पहली बार, है ना। फिर 1980 में भी हुआ दूसरी बार, ठीक है। तो जब 1969 में हुआ तो पहली बार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर 1979 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के मात्र 12 बैंक
बैंक है जिसमें सबसे बड़ी बैंक SBI है, केंद्रीय बैंक ना है, RBI हो तो सबसे बड़ी बैंक आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बैंक जो है सार्वजनिक क्षेत्र की ये SBI है, ठीक है। तो ये जो मौखिक रूप से बातें होती हैं जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर देश में आपातकाल, यह आपका 1975 में लगा था, ठीक है। इमरजेंसी, आंतरिक गड़बड़ी मतलब देश में गड़बड़ी के कारण, ऐसा नहीं कि कोई विदेशी आक्रमण कर रहा था उस समय। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, ये सभी आपके जो है इंदिरा गांधी के समय ही हुआ है। इसके अलावा इंदिरा गांधी को भारत में आयरन लेडी कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। भारत, अच्छा, इंदिरा गांधी को ही प्रथम बार लेडीज में भारत रत्न दिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 75 के 1 के थ्रू करते हैं। और प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। और भारत के जो कार्यपालिका की शक्ति है उस पावर का इस्तेमाल कौन करते हैं वास्तविक रूप से, तो प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि कार्यपालिका का प्रधान तो प्रेसिडेंट, और कार्यपालिका का वास्तविक यूटिलाइज या वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो PM। इसीलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र की शक्ति की जो है मुखिया भी कहा, मतलब पावर भी कहा गया है कि इनके पास जो पावर है ना ये नाम मात्र के होते हैं, है ना। ये जो है मतलब अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल कौन करता है, प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से जो है राज्य के अंदर राज्यपाल भी राष्ट्रपति के जैसे ही हैं, वहां पर भी पावर का इस्तेमाल कौन करते हैं, CM, ठीक है। पुरुषों की हॉकी टूर्नामेंट सर्वप्रथम कहां कराए गए थे, वेयर द मेंस हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो आपका पुरुषों का हॉकी टूर्नामेंट है जो 2023 में भारत में हुआ है, ये पहली बार बार्सिलोना स्पेन में 1971 में कराया गया था, ठीक है। बार्सिलोना जो है आपका स्पेन 1971 में कराया गया था। इसके अलावा वर्ष 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप है ये कहां पे हुआ है, उड़ीसा में। 2 स्टेडियम है, वो बिरसा मुंडा और एगो कहां गया, कलिंगा। कलिंगा कहां है, भुवनेश्वर में। बिरसा मुंडा कहां है, राउरकेला में। दोनों स्टेडियम में कराया गया। यहाँ पे विजेता कौन रहा, जर्मनी, और उपविजेता कौन रहा था, तो बेल्जियम रहा था। तो ये करंट वाला हॉकी वर्ल्ड कप हो गया, है ना। पहले हॉकी टूर्नामेंट के विजेता कौन है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान सबसे अधिक बार हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता है, तो सबसे सफल टीम है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से हमने एशिया कप में सबसे सफल है, हमने 8वीं बार एशिया कप अभी प्राप्त किए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना, एशिया कप क्रिकेट से है ना। इसके अलावा भारत एकमात्र बार 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप जीता, और इसी के खुशी में वर्ल्ड कप शुरू हो गई 1975 में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, रिलेट करने के लिए बताया हूं। इसके अलावा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस 29 अगस्त पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। विश्व खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। भारत में ओलंपिक की प्रथम स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी खेल के अंदर ही आया था, एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखना है। भारत में जो ओलंपिक में पदक जीते हैं गोल्ड, ये 10 गो गोल्ड जीते हैं, जिसमें से 8 गो गोल्ड अकेलवे, है ना, हॉकी के अंदर ही आया है, और 2 गो गोल्ड में एगो अभिनव बिंद्रा, एगो नीरज चोपड़ा। तो इस प्रकार से 10 गो गोल्ड का हिसाब किताब आपका हो गया है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन के दौरान, है ना, मौर्य प्रशासन के दौरान राजस्व के कलेक्टर जनरल को किस नाम से जाना जाता था, बाय व्हाट नेम वाज द कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू नोन ड्यूरिंग द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका समाहर्ता कहा जाता था, जो उस समय के राजस्व कलेक्टर हुआ करते थे, किस काल में, मौर्य काल में। अब आते हैं मौर्य काल को देखते हैं। मौर्य प्रशासन के दौरान महामात्र जो होते थे ना, ये तीर्थ प्रशासन में नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी होता था, महामात्र, है ना, महामात्र, है ना। इसके अलावा एक अमात्य भी होता था, अमात्य, जैसे आपने जो चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल आता है ना, उसमें धनानंद अमात्य, इस प्रकार से कुछ बोलते हैं। इसके अलावा सत्रिधत्ता यानी सन्निधत्ता, इस प्रकार से ये क्या होता था, तो कोषागार का प्रमुख होता था। कोषागार समझ रहे हैं ना, जो कोष होता था अभिलेख उसका। इसके अलावा जो आपका रज्जुक होता था, रज्जुक ये भूमि माप और सीमा निर्धारण के प्रभारी अधिकारी, जो आजकल अमीन होता है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नहीं, जो आजकल कौन सा भाई यूपी में अभी एक एग्जाम हुआ था, क्या होता, लेखपाल, जो आजकल लेखपाल होता है ना, ये मौर्य काल में रज्जुक हुआ करता था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मौर्य प्रशासन वंश के जो स्थापना किया थे चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के जो है सहायता प्राप्त करके किए थे, क्योंकि घनानंद को हराना चाणक्य का लक्ष्य बन गया था। और किसे हरा कर किए थे, तो धनानंद को, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे। तो नंद वंश के प्रथम शासक कौन थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा।
था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहते थे जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा। इनके अलावा मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। दोनों बात ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो अपनी अंतिम दिन थी ये सरवनबेलगोला कर्नाटक में बीता था, यानी मतलब मृत्यु को प्राप्त किए थे, है ना। और इन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म का उपाधि लिया था। भद्रबाहु, ठीक है। इन्होंने कल्पसूत्र नामक किताब भी लिखा है, भैया जोड़ते चलो, कल्पसूत्र नामक किताब भी लिखा है। और ये जो आपका अशोक है ये उपगुप्त से दीक्षा लिए थे। किससे? उपगुप्त से दीक्षा लिए थे। तो थर्ड वाला बौद्ध संगति अशोक के समय हुआ था, है ना। सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था, जिसकी आधुनिक स्वरूप में खोज कब की गई थी? तो 1818 ईस्वी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, नहीं तो लगा दीजिएगा 776 BC आंसर। ऐसा गलत नहीं करना है। सांची का स्तूप की खोज कब हुआ? तो 1818 आंसर लगाना है, ठीक है भाई। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मौर्य सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, एक भगवान का प्यारा है। अशोक के द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्धों में कलिंग युद्ध सबसे जो है प्रमुख है 261 BC में। इसी युद्ध के बाद अशोक जो है धम्म को अपनाया था और मारकाट वाली भावना को त्यागा था। मौर्य वंश में बिंदुसार को अमित घात्र कहा जाता है। 3-4 करोड़ बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जुलाई 2023 में APJ अब्दुल कलाम से संबंधित पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था? ठीक है भाई। तो अभी जो है आपका अमित शाह के द्वारा, जो हमारा केंद्रीय गृह मंत्री है ना, तो इनके द्वारा जो है अब्दुल कलाम साहब के ऊपर पुस्तक जो अभी आए हैं, अब्दुल कलाम साहब, है ना। तो ये पुस्तक का जो विमोचन किया गया था ये तमिलनाडु में रामेश्वरम में किया गया। और ये पुस्तक जो लिखे गए हैं ये तमिल भाषा की किताब है जिसका नाम है नैनी उगा लुक्को। इन्हीं का जो है रूपांतरण है जो अंग्रेजी भाषा में किए गए हैं, ठीक है। तो ये किताब APJ अब्दुल कलाम साहब के हैं, तो यहां से काफी इंपोर्टेंसी रखती है एग्जाम के लिहाज से ये किताब, ठीक है। तो जरूर ध्यान देंगे। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों का कौन सा भाग सूरज के प्रकाश को अवशोषित करते हैं? व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? जैसा कि आप जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसी के तहत पेड़ पौधा जो है अपना जो है भोजन या पोषक तत्व कहिए या लवण कहिए ये सभी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जो सूरज की प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, जो करते हैं एब्जॉर्ब, जो खींचते हैं, एनर्जी लेते हैं, ये कौन लेते हैं? तो ये हमारा जो है जो आपका पेड़ पौधे के अंदर पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल, है ना, यानी क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो ये आपका जो है सूर्य से एनर्जी या फिर सूर्य के प्रकाश को सोखने का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, ठीक है, होना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पेड़ पौधे भोजन प्राप्त करने के हेतु करते हैं। इस प्रक्रिया में हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बैलेंस होती है, यानी घट करके। इसीलिए पेड़ पौधे लगाओ, नहीं तो जिंदगी नहीं रहेगी। इसके अलावा क्लोरोफिल तथा कोशिका भित्ति ये दोनों चीज जो है आदमी में नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम ये किस प्रकार के उत्तक हैं? ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बताइएगा। संवहनी उत्तक हैं और ये पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन सभी पेड़ पौधे में नहीं पाए जाते हैं। इसकी डिस्कस मैं किसी और दिन कर लूंगा। बहुत सारे ऐसे चीजें जिसमें संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं, है ना। फिर ग्रुप की बात आती है, टेरोफाइटा, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, उस हिसाब से बात किया जाता है कि इसमें संवहनी उत्तक होगा कि नहीं, तब आसान हो जाता है। नहीं तो एक एक पेड़ गिनाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका जेलम है इससे जल का चढ़ाव होती है, और जो फ्लोएम है फूड पदार्थ यानी खाद की जो है चढ़ाव होती है या फिर आपूर्ति सप्लाई होती है। पेड़ पौधे में सेल वॉल जो होती है यानी कोशिका भित्ति जो होती है, ये पेड़ पौधे में स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करने के लिए जो है खुदा ने उनको दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर टोर्नियो डेल सेंटेरियो 2023 का खिताब जीता है? तो जो भारतीय महिला हॉकी टीम है ये स्पेन को हरा के, इस प्रकार की ट्रॉफी होती है, खिताब होती है, जरूर ध्यान रखेंगे। जैसा कि अभी आपने पूछा गया था कि जो आपका ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ना, वो उसको कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो आपसे सीधा सीधा पूछ रहा था कि ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? फ्लिंट क्राउन, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसे भी ध्यान रखेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर टोर्नियो डेल सेंटेरियो 2023 का खिताब जीता है? तो ये स्पेन को हराया है। इसके अलावा भारतीय महिला जूनियर हॉकी टूर्नामेंट, अब महिला वाला जो है ना ये जूनियर वाली में भी जीते हैं, तो महिला जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2023 के विजेता भारत हैं, कोरिया को हरा के, और ये मैच जापान में खेला गया था। इसके अलावा एशियाई पुरुष जूनियर हॉकी टूर्नामेंट ये पाकिस्तान को हरा के पाकू को हराया है, और ये कहां पे हुआ था? ओमान
जापान के अंदर, ठीक है। एशिया कप में अगर भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता तो देखने में कुछ और ही ज़्यादा मज़ा आता। आई होप, और जो भी हुआ सो हुआ, अगर श्रीलंका के साथ हुआ स्कोर इतना कम हो गया कि सभी लोग मैच देखना ही बंद कर दिए। इसके अलावा क्रिकेट का एशिया कप 2023 विजेता भारत है और उप विजेता श्रीलंका है। अंतिम मैच कहाँ पे हुआ था? प्रेमदासा स्टेडियम, कहाँ पे? कोलंबो में। कौन कौन से देश में कराया गया? पाकिस्तान और आपका श्रीलंका के अंदर। 8वीं बार भारत जो है विजेता बना, जिसमें 7 बार वनडे फॉर्मेट 50-50 और 1 बार T20 फॉर्मेट में। इसके अलावा 2023 फीबा महिला एशिया कप के विजेता चीन है, उप विजेता कौन है? जापान है। बहुत सारे बच्चे फीबा, फीफा, है ना, फीना, ये सब भाई अलग अलग हैं, भाई अलग अलग हैं, है ना। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता स्पेन है, उप विजेता इंग्लैंड है। कहाँ पे हुआ था? अर्जेंटीना, सॉरी माफ कीजिएगा, महिला फीफा है ना, महिला फीफा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर कराया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर कराया गया था, है ना। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप जो है 2023 ये अर्जेंटीना के अंदर है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने ध्वज फहराई थी? अब लेडीज की बात हो रही है तो आपको ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी एक महिला, है ना, गांधी जी के साथ सक्रिय रही थी, आंदोलन में भाग लिए थे? तो ये आपका अरुणा आसफ अली, यहाँ पे झंडा शब्द लगा के थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया क्वेश्चन को। इसके अलावा अरुणा आसफ अली को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, जिस प्रकार से ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड लेडी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली गांधी जी के साथ किस आंदोलन में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ली? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के सूत्रधार कौन है? गांधी जी। देखिए, मैं आज या कल गांधी युग पर एक होलसेल वीडियो लेकर के आऊंगा जो 10 मिनट का होगा। ये 10 मिनट आपके एग्जाम में गांधी जी फ्री में 4 नंबर जो है आपको नवाजेंगे, गिफ्ट देंगे, है ना। और गारंटी की ये गांधी युग में जो 10 मिनट की वीडियो लेकर के आऊंगा, अगर आपने कर लिया तो गांधी जी से एक भी क्वेश्चन अगर आपको कभी छूट जाए तो मैं यहीं बैठा हूं टुडे एग्जाम के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, है ना। तो भैया यहाँ पे मैं फिलहाल यहाँ लौट जाता हूँ, है ना। तो ये आपका गांधी जी थे सूत्रधार भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में आपको करो और मरो का नारा दिया गया था। कोई अगर आपसे पूछे कि ये आंदोलन हुआ क्यों, तो आपको बताना है कि जो क्रिप्स मिशन 1942 आया था, तो इस मिशन में जो किए गए वादे पूर्ण नहीं हुए या फिर फेल हो गए ये मिशन, तो इसी के थ्रू मतलब बाद में जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें डू और डाई का नारा भी दिया गया था। अभी आपने ग्रैंड ओल्ड लेडी देखा अरुणा आसफ अली, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। इसी प्रकार से अगर आपको भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है तो मैडम भिखाजी कामा, जिन्होंने 1907 ईस्वी में, है ना, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, है ना, झंडा फहराई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में आयरन मैन किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और अभी इससे पहले बात कर लिया था प्रधानमंत्री वाले क्वेश्चन में, तो आयरन लेडी जो है इंदिरा गांधी को कहा जाता है। भारत में गांधीवादी युग में कुछ प्रमुख घटना देखिए। गांधीवादी युग में जो गांधी जी के अपना प्रॉपर आंदोलन है उसको तो मैं बता चुका हूं। अन्य जो कुछ घटना हुआ उनको देख लीजिए। जब भारत लौट गए थे गांधी जी 1915 में अफ्रीका से, उसके बाद 1917 में आपका, है ना, 1917 से 1947 ये गांधी ईरा कहा जाता है इंडिया के अंदर। इसके अलावा रॉलेट एक्ट 1919 ये भी गांधी जी के समय हुआ, लेकिन अंग्रेज कौन थे? है ना, चेम्सफोर्ड। खिलाफत आंदोलन अली बंदी द्वारा, ये भी आपका गांधी जी के समय हुआ। स्वराज पार्टी की गठन 1923 में होती है, ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, तो ये भी गांधी जी के समय हुआ, है ना। लाहौर अधिवेशन 1929 जो आपका लाहौर में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, तो ये भी गांधी ईरा की बात है। क्रिप्स मिशन 1942 गांधी ईरा की बात है। कैबिनेट मिशन 1946 गांधी ईरा की बात है। आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो आप क्या कहते हो जी? 3 सदस्य, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, है ना, इसके अलावा स्टोपर्ट क्रिप्स, ये 3 थे। इसके अलावा शुद्ध जल, अच्छा गांधी जी के कुछ अपना आंदोलन है जिसकी चर्च में कल गांधी वाला वीडियो में लेकर के आऊंगा, कल या आज ही लेकर के आऊंगा, शाम को कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है?
है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास इन प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में ऑक्सीजन का अगर कैलकुलेट आप करेंगे तो एक्यूरेट की बात करें तो 88.89 होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख दिया है तो 88.90 होगा। ठीक है, शुद्ध जल में लगभग 89% ऑक्सीजन होता है और 100 में से घटा दीजिएगा, चूंकि आप जानते हैं कि जल जो है द्वियों के संयोग से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से, तो 11% हाइड्रोजन हो जाएगा। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशतता किस मतलब नियम के द्वारा जो है डिसाइड किए जाते हैं या फिर चिन्हित किए जा सकते हैं, तो आप बताएंगे निश्चित अनुपात का नियम है ना, निश्चित अनुपात का नियम से समझाया जा सकता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है 78, ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है 21। इन दोनों को जोड़ेंगे 99, 1% में अन्य सभी गैस आ जाते हैं। कुछ ऐसे गैस हैं जो आपको वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, मैन मेड गैस होते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में 5 प्रकार के लेयर हैं, आप सभी जानते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, है ना। तो ये यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं यहीं पे इसको लपेटूंगा। तो सबसे नीचे वाले को क्षोभ मंडल कहते हैं और इसी क्षोभ मंडल में, है ना, सभी प्रकार के मौसमी घटना होती है, जो भी आपके मेघ गरजना, बादल छाना, वर्षा आना, ये सब कहाँ पे होती है, तो आपका सबसे नीचे वाला क्षोभ मंडल में होती है। इसकी हाइट भी सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 16 से 18 किलोमीटर तक ही पाई जाती है आपका क्षोभ मंडल। इसके ऊपर आता है जी समताप मंडल। ये समताप मंडल में आपका सबसे पहले तो एक कोने में ओजोन लेयर स्थित है, ओजोन की सूत्र O3 होती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्जाम में शायद ये पूछा गया था कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। इसके अलावा ये जो ओजोन है ये हमें क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज से संरक्षण प्रदान करता है और इसी ओजोन संरक्षण दिवस हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को हम ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसमें क्या हो गया, समताप मंडल में वायुयान उड़ जाती है, क्या होती है, वायुयान उड़ जाती है। समताप मंडल में ही क्या है, क्षोभ मंडल स्थित है। ये मध्य मंडल है बीच बीचवा वाला। इसके ऊपर आएंगे तो आयन मंडल है। आयन मंडल वगैरह में क्या होती है, जो भी आपको सिग्नल मतलब आदान प्रदान करना है, टकरा के फिर पृथ्वी पे वापस लाना है, तो ये सब आयन मंडल में किए जाते हैं। बहिर्मंडल में कुछ खास नहीं है, सबसे ज्यादा हीलियम हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, क्योंकि जो है ब्रह्मांड के समीप होते हैं, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस जो है हीलियम और हाइड्रोजन होते हैं। देखिए ब्रह्मांड और वायुमंडल दो अलग अलग चीजें, भाई ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तो ये दोनों बात ध्यान हो गई। इसके अलावा कोयला की सबसे अच्छी क्वालिटी एंथ्रासाइट होती है ना, एंथ्रासाइट। अच्छा, कोयला को सबसे अच्छी क्वालिटी कैसे डिसाइड करते हैं कि ज्यादा काला होता है तब, कि ज्यादा पीला होता है, लाल होता है तब? ऐसा कुछ नहीं है। कोयला जो जितनी अच्छा उष्मीय वैल्यू देगा, जिसमें ज्यादा कार्बन की परसेंटेज होंगे, तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होती है, अन्य चीज कम होती है, वो सबसे अच्छा है। तो एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन होता है, 85 से 98% तक हो सकता है। कोयला की 4 क्वालिटी है एंथ्रासाइट, है ना, पिट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। तो ये 4 कोयले के प्रकार हैं, जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, तो ये भाग 8 में जी, यूनियन टेरिटरीज की वर्णन। देखिए मैंने आपको बता दिया है 2 से 10 तक आपको जरूर भाग याद होना चाहिए कि क्या से क्या है ना, तो ये जरूर ध्यान रखें। तो अभी आपने भारतीय संविधान के भाग 1 तो सबको याद आता है, 2 है तो ये नागरिकता है। नागरिकता कहां से कहां तक चलेंगे, आर्टिकल लेके, तो आर्टिकल जो है आपका ये चलेगा आपका 5 से लेकर 11 तक चलेगा नागरिकता का आर्टिकल, ठीक है भैया। इसके अलावा संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल चलेगा 12 से 35 तक। भाग 4 में डीपीएसपी है, आर्टिकल चलेगा 36 से 51 तक। भाग 5 में संघ है, संघ मतलब सेंट्रल, तो ये 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 में राज्य है, 152 से 237 आर्टिकल तक। अगर आपने इस मोटे मोटे भाग को आर्टिकल के साथ याद कर लिया कि भाई कहां से कहां तक है, तो बहुत कुछ एग्जाम में छांटने को क्लू मिल जाएगा आपको, है ना भाई। इसके अलावा भाग 9 में क्या है, भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 का ए में क्या है, नगर पालिका है, और 9 का बी में क्या है, सहकारी समिति है। ये 3 है, 9 है, 9A है, 9B है, और एगो 4 का ए है। तो यही 3 गो महानुभाव बढ़ गए, इसीलिए 22 गो भाग से 25 गो हो गया, है ना। यानी भाग 22 गो ही है मूल, लेकिन 25 भागों में विभक्त है। तो ये 3 गो कहां से आया, यहीं से आया है। इन तीनों को चीज जरूर ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं। तो 9 का ए में क्या है आपका नगर पालिका, और 9 के बी में सहकारी समिति। इसके अलावा भारत के संविधान के भाग 11 जो है, इसमें संघ राज्य के मध्य संबंध को दर्शाता है। अगर 11 आपके ऑप्शन में नहीं है तो 7वीं अनुसूची भी आपको जो है ना, 7वीं अनुसूची ये भी आपके संघ राज्य संघ को दर्शा सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अभी आप यहाँ पे कहोगे कि आपने 7वां भाग नहीं बताया, तो 7वां भाग भैया इसलिए नहीं बताया और 8वां भी नहीं बताया क्योंकि 8वां बेस है क्वेश्चन का और 7वां भाग निर्सित है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो लागू नहीं होती है ना। तो केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में आ जाएगा। इसके अलावा 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। आप बहुत सारे बच्चे को
को भाग अनुसूची बहुत कंफ्यूजन रहता है। भाग अलग है भाई, जो 25 को हो गया 22 से बढ़ के 25 भागों में विभक्त है, और अनुसूची मात्र 12 को है, पहले 8 को तो 4 को बढ़ा गया है। तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है, 12वीं में नगर पालिका है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध इन्फाल का युद्ध कब हुआ था, तो इन्फाल का युद्ध जो है 1944 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में जापान में जो है जापान ने भारत पर आक्रमण किया था। सुभाष चंद्र बोस 1944 में ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। ये क्वेश्चन CGL 2022 में पूछे गए थे। इसके अलावा पलासी का युद्ध 1757 बंगाल के नवाब रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव की विजय हो गई थी। बक्सर का युद्ध 1764 बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन यहीं से स्टार्ट हुआ था। करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह इसी युद्ध में भारत से तख्ते तौस और कोहिनूर हीरा लेके फरार हो गया था। तख्ते तौस का निर्माण कौन करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं जी, है ना। और अंतिम बार बैठने वाले शासक कौन हुए तख्ते तौस पे, तो मोहम्मद शाह हुए। बाद में करनाल के युद्ध में इन्होंने ये लेके ईरान भाग गया, कौन, नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो जरूरी है कि भारत का नेपोलियन भी कौन होगा, तो समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन है। और ओरिजिनल नेपोलियन कहाँ का था, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का था। आपसे पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट से कौन सा द्वीप संबंधित है, तो आपको बताना है जी वाटरलू द्वीप, वाटरलू आइलैंड जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। एक एक चीज को रिलेट करेंगे, ज्यादा दिन याद रहेगा। मैं हमेशा से यही प्रयास करता हूं कि आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए। और एक सिर्फ वीडियो नहीं, ये PDF में अगर आप सारे फैक्ट को मिलाएंगे तो मान लीजिए 35 250 300 फैक्ट होंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो देख लिया तो ये 1 घंटे के अंदर मैं आपको 650 से ज्यादा क्वेश्चन करा के दूंगा, जो कई दिनों में आप शायद अकेले ना कर पाए भैया, है ना। तो टाइम का पूरा वैल्यू समझता हूं आपका, इसीलिए टाइम किल नहीं करूंगा, है ना। 1901 ईस्वी में फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को दिया गया था। आप जानते हैं कि 1901 मतलब 1901 में, है ना, आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो जो हुआ था ना, तो पहली बार 5 क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन 1968 में जो आपका स्वीडन के सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कहने का मतलब जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक एक अलग से है, और अगर आप कोई विदेशी आदमी, मान लीजिए आप इंग्लैंड को हो, तो अगर आप इंडिया में सेंट्रल बैंक कहते हो, इसका मतलब RBI की बात कर रहे हो। तो थोड़ा सा डेवलप कीजिए अपनी सोच को। तो यह जो आपका स्वीडन की जो केंद्रीय बैंक है, उनके द्वारा एक पेशकश की गई, जिसके तहत 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स में भी जो है आपका नोबेल दिया जाने लगा। तो 5 से बढ़ के 6 गो क्षेत्र हो गया। तो 6 क्षेत्र कैसे हो आप समझ गए। तो पहली बार जो आपका फिजिक्स में नोबेल मिला था, ये विलियम रोएंटजन को मिला था। किसे मिला था, विलियम रोएंटजन को मिला था। ये क्या गुल खिलाए थे, तो जो एक्स किरण है, आजकल जो आपका हड्डी वगैरह क्रैक होती है तो एक्सरे कराने को बोलते हैं ना, तो ये जो एक्सरे भी वैसा ही है। एक्सरे माने वही किरण होती है ना। तो जो ये एक्सरे की खोज किया था, ये विलियम रोएंटजन ने ही किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, इमिल वान बेहरिंग को, और ये जर्मन के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन आपको MTS में पूछा गया था। इसके अलावा 1901 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में, है ना, नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, जैकब्स हेनरिक बर्नट हॉफ को मिला था। CGL 2023 प्रे में पूछा गया था। ठीक है, तो सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत बताई दिए थे, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल साहब का जो है नाम पे दिया जाता है। 1901 में 5 क्षेत्र में, 1968-69 में बताई दिया। 1968-69 कैसे हुआ, 68 में विचार विमर्श, 69 में पहला पुरस्कार दिया गया इको के अंदर। तो 5 से बढ़ के 6 हो गया। इंडिया में इको के अंदर पुरस्कार जीतने वाले पहले नोबेल जो है आपके अमर्त्य सेन साहब हैं। और वैसे इंडिया में ओवरऑल नोबेल जीतने वाले प्रथम भारतीय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि राइट के लिए 1913 में। विजयनगर साम्राज्य के समय किस शासक के शासन के दौरान निकालो कांटी भारत आए थे। जैसा कि आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य में कौन से शासक शासन में थे तभी जो है निकालो कांटी भारत आए थे, तो देवराय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। हरिहर और बुक्का मोहम्मद
मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। इस पोस्ट को इस मतलब पोस्ट ने भैया इस पॉइंट को, है ना, इस पॉइंट को जो है नोट कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, तो आपको बता देना है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात आई है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भाई साहब काफी प्यारा नाम है इनका, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना भाई। तो ये जो है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में ये सबसे अधिक पढ़े लिखे शासक थे। इसे जूना खान भी कहते हैं, इसका ओरिजिनल नाम जूना खान है। इसके अलावा इब्न बतूता जो मोरक्को के निवासी थे, इन्हीं के काल में भारत आए थे, जिन्होंने रेहला नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक कृषि से लगाव रखते थे। इन्होंने कृषि के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की जो है स्थापना किए थे सल्तनत काल में। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में डोमियंग पायस, बारबोसा, ये दोनों आए थे कृष्णदेव राय के काल में। कृष्णदेव राय जो है आपका ये तुलुप वंश के थे और विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए कौन? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है सबसे पावरफुल शासक भी कह सकते हैं। कांची की यात्रा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से मोड़ लेता हूँ, विजयनगर साम्राज्य से थोड़ा दूर चलता हूँ, है ना। कांची की जो यात्रा है, कांचीपुरम का नाम सुने है ना, कांची, है ना। तो कांची की जो यात्रा हेनसांग किए थे, ये नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में किए थे और हेनसांग जो आए थे ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। तो हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे, मतलब पर्पस से आए थे, पढ़ने के पर्पस से। घूमने के पर्पस से कांची भी गए थे, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में गए थे। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में सबसे कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तत्वों को रखा गया है? गैर अभिक्रियाशील कहने का मतलब है अभिक्रिया लेस होता है वो। तो ये आपका समूह 18 की बात हो रही है। इनर्ट गैस, नोबल गैस की बात हो रही है, जिसे अक्रिय गैस कहते हैं। समूह 18 में रखा गया है। यही क्वेश्चन को लंबा चौड़ा करके पूछा गया है। इसके अलावा जैसे कि आपका अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब क्या होती है? अक्रिय गैस होती है, जो कहाँ पे है? समूह 18 के अंदर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसे याद रखने के लिए कि आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है 18, है ना। तो सबसे नकारा बेटा सबसे दूर, तो अक्रिय गैस न किसी से लेना है न किसी को देना है ना। गांव घर में एक कहावत है, न ऊधो से लेना न माधो को देना। गांव घर में माता बहनें कहती है, हमारे गांव में कहते हैं, जहाँ के हर जगह अलग नहीं कहते होंगे, है ना। तो भैया इसी प्रकार से ये जो है अपने मस्त मगन रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके सबसे लास्ट में है, 18 में है अक्रिय गैस, नोबेल गैस। इसके अलावा अक्रिय गैस में विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होती है। आने वाले एग्जाम में जब अंदर से पूछेगा अक्रिय गैस से, तो वहां के लिए फैक्ट है कि विद्युत ऋणात्मकता वैल्यू जो है ना, आपका नेगेटिविटी जो है ये कम होती है। इसके अलावा अक्रिय गैस की खोज कौन किए थे? तो विलियम रैमजे ने किए थे और रेले ने किए थे। इन दोनों का नाम आता है, कहीं अकेले रहेगा तो अकेले वो काम चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अक्रिय गैस में आयनीकरण ऊर्जा या आयनीकरण विभव का मान क्या होता है, तो भैया बोलिएगा हाई होता है, उच्च होता है। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। ये थोड़ा गुड है, अगर आपकी एग्जाम में आएंगे तो पक्का गलती करके आएंगे अगर आप पहले से नहीं जानते हैं। डॉक्टर कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है? तो भाई मोहिनीअट्टम से कनक रेले, है ना भैया। डॉक्टर कनक रेले जो है नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र, सबसे पहले अगर मैं इतना ही लिख दूं कि नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र है, तो गारंटी है कि 100 में से 98 को बच्चा बिहार को टिक कर देगा कि ये बिहार में होगा। पढ़ा है तो वो तो नहीं टिक करेगा, वो तो लायक बन गए। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो तो बिहार ही टिक करेगा भाई, नालंदा को देख के, है ना भैया। तो पहले पढ़ लो, है ना। तो डॉक्टर कनक रेले जो है ये नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र 1967 में मुंबई में बसाए थे, इनके फाउंडर हैं। इनके अलावा कनक रेले को 1990 में पद्म श्री दिया गया था और 2013 में पद्म भूषण दिया गया था आपका भारत सरकार के द्वारा। कौन से नृत्य से? मोहिनीअट्टम से। कनक रेले को 2006 में कालिदास सम्मान भी प्राप्त हुआ है। कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान, ये दोनों सम्मान जो है आपके मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मोहिनीअट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, कि इसमें भगवान विष्णु के जो आपका मोहिनी स्वरूप है, कहाँ गए मोहिनी आपने भस्मासुर वाला देखा होगा, है ना। तो मोहिनी स्वरूप, मोहिनी लेडीज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर होती है ना। तो ये भगवान मोहिनी के स्वरूप जो है, विष्णु का मोहिनी स्वरूप इसमें दर्शाया जाता है, इसलिए इसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है, जो केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से एक है, क्योंकि दो है, एक कथकली भी है केरल के। और इस नृत्य में सबसे बड़ी जो आपका विशेषता है, सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं और इसके स्टेप काफी खतरनाक होते हैं। अब कुछ महिलाएं जो ये नृत्य करती हैं, जैसे आपका कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्री देवी, भारती शिवाजी, गीता गायक, देखिए वो नायक है ना। और ये है गीता गायक, है ना। गीता नायक है, हाँ गायक नहीं भाई, नायक ही है। ठीक है, गीता नायक ही है, गायक नहीं है। थोड़ा सा इसमें मुझे शक आ रहा है, गीता गायक हो नहीं, नायक
गायक ही है, ठीक है, गीता गायक ही है जो आपका किससे है, मोहिनीअट्टम से संबंधित है, ठीक है भैया। इसके अलावा मैं ये बता रहा था कि ये जो नायक सरनेम है ना, ये आपका ओडिसी के अंदर भी कहीं देखने को मिलेगा और यहाँ भी है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे रुक के थोड़ा सा टाइम लिया मैंने। इसके अलावा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? जैसे आपसे पूछा जाता है कि बल के प्रथम नियम से हम क्या चीज प्राप्त कर सकते हैं, तो आप कहते हो कि गति के प्रथम नियम से, तो बल की परिभाषा मिल जाती है। उसी प्रकार से जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और कोई भी संरक्षण का नियम होती है ना, तो इसका एक ही डिफिनीशन होती है कि इसका न तो पैदावार किया जाता है न तो विनाश किया जाता है, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित होता है। और इस पे व्हाट्सएप मैसेज न जाने आप कितने लाख आप पढ़े होंगे, है ना, कि भैया ये चीज है ना ऐसे 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 रूपांतरित होकर वहां लौट आते हैं और बाद में हम हंसते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के लिहाज से पढ़िए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है ना, कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है न ही विनाश किया जा सकता है, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित होती है, ये है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊष्मागतिकी का नियम किसने दिया था? विलियम थॉमसन ने दिया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल लगता है, इस पे कूलम्ब का नियम काम करता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। न्यूटन के गति के कितने नियम है? 3 नियम है। तीसरा नियम को क्या कहते हैं? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो है तीसरा नियम में व्याख्या किया गया है ना। तीसरे नियम के आधार पे ही रॉकेट की संचालन होती है ना। इसके अलावा न्यूटन की जो दूसरे नियम है, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होती है और पहला नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, 3 गो नियम दिए थे। इसके अलावा भारतीय मुद्रा के नोट पर भाषाओं के समूह में कितनी भाषा होती है? देखिए, मुद्रा पे 2 प्रकार की जो है भाषा लिखी होती है। एक आप मुद्रा को पीछे करेंगे, भारतीय नोट को पीछे, तो एक समूह में भाषा के ऐसा चेन लिखा रहती है। तो इस चेन में जो है ना 15 भाषा लिखे होते हैं, है ना, 15 भाषा लिखे होते हैं। इसके अलावा 2 गो और भाषा होता है, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर भाषा कहेगा तो 17, और समूह में भाषा कहेगा तो 15। पैसा तो सबके पास है ना भाई, तो गिन लेंगे, इसमें क्या इतना है ना। और ये कौन कौन से भाषा है? असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो इस प्रकार से आप भाषा देख सकते हैं। आपके नीचे कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि 2000 का नोट हो, तो 2000 का है भी नहीं, 10 रुपए के नोट में भी मिल जाएगा। इसके अलावा देश आजाद होने के तथा संविधान निर्माण के बाद संविधान में कितने भाषा थे? तो 14 भाषा, है ना। बाद में 8 गो भाषा जो है संविधान संशोधन के द्वारा दिया मतलब मिलाया गया। अब कितने हैं? 22 भाषा को दर्जा प्राप्त है। कोक बरोक भाषा त्रिपुरा और बांग्लादेश में भी बोला जाता है, ठीक है। त्रिपुरा और बांग्लादेश में भी बोला जाता है आपका कोक बरोक भाषा। वहीं गालो भाषा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा है। भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो साउथ के हैं सभी हैं, ओडिसी और संस्कृत। तो ये 6 गो जो है क्लासिकल लैंग्वेज है और आपका जो है 8 गो क्लासिकल डांस है। ये सब बात जरूर ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय अगर कभी आपसे पूछे तो बताइएगा मैसूर कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसके अलावा वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1885 में किए गए थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, जिन्होंने आत्मीय सभा 1815 और ब्रह्म समाज 1828 में जो है बसाए थे। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि प्रदान की थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के अंत कराने में अहम योगदान निभाए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ 1829 में सती प्रथा को अंत किया गया था। इसके अलावा दक्षिणी भारत का ब्रह्म समाज जो 1871 में बसाए गए, है ना, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधर नायडू ने अहम योगदान दिया था। पहले इसी समाज को वेद समाज कहा जाता था। यानी अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी भारत का ब्रह्म समाज किस समाज को कहते हैं, तो आप कहेंगे वेद समाज का। और वेद समाज का गठन कब हुआ था? 1871 में। कौन किए थे? केशव चंद्र सेन और श्रीधर नायडू। एगो देखिए देव समाज है, एगो तो वेद सा, एगो देव समाज है। तो शिव नारायण अग्निहोत्री जो है ये आपका देव समाज के संस्थापक है। बाद में कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, है ना, प्रार्थना समाज रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। इसके अलावा सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, है ना। इसके अलावा आपका रामकृष्ण मिशन विवेकानंद साहब। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। समाज के ऊपर पूरा वीडियो पड़ा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा। देखिए मुझे जो है ये थोड़ा बहुत यूट्यूब के बारे में कम जानकारी है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाए। प्लेलिस्ट पे कैसे पहुंचा जाता है इतना तो मुझे पता है। कैसे जाते हैं कि जो चैनल के लोगो होते हैं ना, जिसमें कलाम साहब का यहाँ पे जो फोटो लगे हैं, ये कलाम साहब के पिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, है ना, तो चैनल आ जाता है। चैनल में बहुत सारे चीज आ जाते हैं, यहाँ पे लिखे रहते हैं, है ना। वीडियो चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए, अबाउट चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, तो आपको ना प्ले
लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट है, इसमें टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा आपको, है ना। इसके अलावा अगर आपने 57 करना है तो आपको 57 नाम ही है उस प्ले लिस्ट का, तो 57 करना है ना। इस प्रकार से आप विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये सीरीज की PDF चाहिए तो आपको नीचे लिंक दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करें, है ना। मैं तो कहूंगा कि भैया 40 रुपए की मोह मत करो, है ना। 57 ले लो और पूरा प्ले लिस्ट की वीडियो देख लो, है ना। पूरा प्ले लिस्ट की वीडियो देख लो। ये 21 ले लो और इसकी भी वीडियो देख लो। आपको किसी भी GK GS के एग्जाम में अगर 80 से 85% क्वेश्चन नहीं बन गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है भैया। तो 40 रुपया ना देखिए, काम देखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।